तो नमस्कार, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सड़क किनारे क्लासेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 से लेके 147 तक जो कि डिस्क्राइब करते हैं किस चीज़ के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पार्ट किस चीज का है। तो सुप्रीम कोर्ट पार्ट है जुडिशियल प्रोसेस का। अब जुडिशियल प्रोसेस क्या होती है, अब जुडिशियल प्रोसेस क्यों जरूरी है, उसके पीछे का रीजन पढ़ेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर हम किसी टॉपिक को कवर करें तो सब कुछ ए टू जेड जानेंगे उसके बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने से पहले जानते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस क्या है। तो जुडिशियल प्रोसेस क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना अपना, उसको एक क्रिएटेड ऑर्गन माना गया है। किस चीज के लिए, स्टेट के लिए। अब स्टेट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। यानी कि जुडिशरी कौन सा है, जुडिशरी इज ए थर्ड ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अब जुडिशरी स्टेब्लिश किया गया था किस चीज के लिए, टू डू जस्टिस विद ऑल इंडियन सिटीजन। यानी कि जुडिशियल प्रोसेस इज नेसेसरी अंडर डेमोक्रेटिक सेटअप्स। डेफिनेशन देखें हम, तो डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ऑल एक्शन टेकन बाय जुडिशरी व्हाइल डूइंग जस्टिस विद ए पर्सन। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ जुडिशियल प्रोसेस क्या है, यानी कि जुडिशियल प्रोसेस का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है क्या। ठीक है। यानी कि जुडिशियल प्रोसेस के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो भाई प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि प्रेम्बल गारंटीज करता है थ्री काइंड्स ऑफ जस्टिस, जैसे सोशल जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक हो गया एंड पॉलिटिकल हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि आज का हमारा टॉपिक है स्पेशली। ठीक है। उसके बाद है हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। उसके बाद नीचे फोर्थ नंबर पे ट्रायल कोर्ट्स, लोअर जुडिशरी। फिफ्थ पॉइंट्स दे रखा हमने स्पेशल कोर्ट्स। उसके बाद है सिक्स्थ है ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स में बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे पहले एक मोस्ट फेमस है जीटीए, ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। उसके बाद है कोसी जुडिशियल अथॉरिटी। ठीक है। तो ये है जुडिशियल प्रोसेस। अब जुडिशियल प्रोसेस है, तो अब जुडिशियल प्रोसीजर के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म्स किए गए बहुत सारे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो तो मैंने बताई दी कि भाई ठीक है, लोगों को जस्टिस देना था और वॉलफेयर के लिए, स्टेट्स के वॉलफेयर के लिए जरूरी था क्या, जुडिशरी, जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है। अब इसके क्रिटिसिज्म्स ये थे कि व्हाई कोर्ट फीस, व्हाई एडवोकेट आर नेसेसरी, व्हाई टू पे फीस टू एडवोकेट, व्हाई टू पे प्रोसेस फीस। तो ये सब कुछ इसके अगेंस्ट क्या किए गए थे, क्रिटिसिज्म्स किए गए थे। यानी कि एक तरह से लेक्यूनास देखा जाए ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस के, तो वो यही है कि कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन थी, लॉ ऑफ लिमिटेशन थी, मतलब बहुत सारे लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस के बाहर जाके कोई काम नहीं कर सकता। प्रोसीजर्स डिले था, मतलब एक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता था जो बहुत लेंथी प्रोसेस है एक तरह से, जुडिशियल प्रोसेस, तो इसलिए बोलते हैं कि प्रोसीजर डिले है। उसके बाद है सिलेक्शंस ऑफ द जजेस, मतलब सिलेक्शन, जजेस का सिलेक्शन, उसकी वजह से इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस है। उसके बाद है कि भाई सजेशन क्या हो सकते हैं, कि अकॉर्डिंग होता है कि भाई इस चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जाए, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए सजेशंस टू इम्प्रूव जुडिशियल प्रोसेस। तो एडवोकेट एंड द कोर्ट फीस मस्ट बी अबोलिश, मतलब जो एडवोकेट की फीस है, ठीक है, ठीक है, उनको अबोलिश कर दिया जाए। ठीक है ना। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस लाया जाए। ठीक है ना। उसके बाद एक्टिव रोल ऑफ द जजेस रेदर देन पैसिव, मतलब रोल क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए जजेस का, ना कि पैसिव होना चाहिए। ठीक है ना। पैसिव को छोड़ के एक्टिव रोल के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है कि भाई ये सब कुछ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है भाई सुप्रीम कोर्ट आया कैसे, क्या रीजन था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को लाने का। तो बिफोर स्टार्टिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये जानना जरूरी है, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए कि भाई क्या रीजन था, कौन सा इवेंट था जिसकी वजह से 200 साल से जो राज कर रहे थे देश में, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आ गई थी, किस चीज की, किस पर्पज के लिए आए थे ब्रिटिशर्स यहाँ, ऑब्वियसली वो किस बिजनेस के पर्पज के लिए आए थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जिस, कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो रूल कर रहे थे 2 सेंचुरीज थे, तो उसके पीछे का रीजन ये माना जाता है कि बेटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी का जो युद्ध हुआ था, फाउट, ठीक है ना, जो फाउट हुआ था बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है ना। अब इसमें ब्रिटिशर्स थे वो जीत गए थे, ठीक है ना, इस बैटल को। उसके बाद उन्होंने क्या था, सबसे पहले सब फर्स्ट टाइम उनके पास राइट आया था, दीवानी राइट, जिसका मतलब था कि कलेक्ट करे रेवेन्यू को एंड डिसाइड करे जो कि मैटर्स थे रिलेटेड किससे, सिविल मैटर्स थे उनको। ठीक है। उसके बाद माना जाता है कि जब वॉरेन हेस्टिंग 1971 में, वॉरेन हेस्टिंग क्या बने थे, गवर्नर जनरल बना,
एंड इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट लीगल सिस्टम, और उसके बाद चार्टर 7072 लेके आए, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 7073 आया जिसमें एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया था। उसके बाद जो 7074 का चार्टर था उसके थ्रू स्टेब्लिशमेंट किया गया किसको, सुप्रीम कोर्ट को। कहाँ स्टेब्लिश किया गया, कोलकाता में किया गया, ठीक है। उसके बाद है बट 1826 इट वॉज डिमोलिश, लेकिन 1826 में क्या हुआ, इसको डिमोलिश कर दिया गया एंड और हाई कोर्ट के स्थान पे किसको स्टेब्लिश किया गया, उसके स्थान पे किया गया स्टेब्लिश किसको, हाई कोर्ट को, किसके, सुप्रीम कोर्ट के जगह पे। और उस किसके थ्रू किया गया, अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861। यहाँ पे 1861 है, 1961 गलत टाइप हो गया। उसके बाद है आफ्टर ऑल दैट इन 1937 of a federal court was established in India under the Government of India Act 1935। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का है उसके अंडर 1937 में फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे, इंडिया में किया गया। और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इट इज नोन एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और 28 जो जनवरी होती है उसको एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं किसके, सुप्रीम कोर्ट डे को, ठीक है। उसके बाद है अपेक्स जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, अपेक्स अथॉरिटी है, साफ आता है, यानी कि उसके ऊपर कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है। इसको प्रोटेक्टर माना जाता है, किसका, फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन माना जाता है एक तरह से, ठीक है ना, इंडियन कॉस्ट, ठीक है ना, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद इट इज ऑल्सो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। इट मीन्स देर इज नो ऑफिशियल कोर्ट अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि भाई इसके ऊपर कोई भी दूसरा कोर्ट नहीं है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इसके रिगार्डिंग जो कृष्णन अलादि कृष्णन स्वामी अय्यर थे हमारे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर देन एनी अदर्स। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ज्यादा पावर है कंपेयर टू अदर कोर्ट्स, ठीक है। जुडिशरी की नीड क्यों पड़ी थी, तो भाई भाई वही बात है जो हम पहले बोल चुके हैं, जुडिशरी क्या है, एक थर्ड ऑर्गन है किसका, स्टेट का, एंड इट एम्पावर्स टू डू जस्टिस विद ऑल इंडियन सिटीजंस एंड हिंस देयर इज अ नीड ऑफ जुडिशरी। क्लासिफिकेशन ऑफ जुडिशरी इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट्स एक्सेट्रा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, और हमारा टॉपिक भी आज का यही है। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अंडर चैप्टर 4 एंड पार्ट 5 डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 124 टू 147 जो कि डिफाइन करता है किस चीज को, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड इट कंटेंट्स, क्या कंटेंट्स करता है कि उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, उसके पास पावर कौन से, उसके फंक्शंस कौन से हैं। और हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, जुरिडिक्शंस, मतलब कौन कौन सी जुरिडिक्शंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो इंटरटेन कर सकता है वो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो 33+1 जो कि इंक्लूडिंग करता है किसको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उसके बाद एक नीचे डायग्राम आपको शो हो रहा होगा स्लाइड में, देखिए उसमें दे रखा कि हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो हायरार्की ऑफ जुडिशरी इन इंडिया में अभी हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है, अपेक्स कोर्ट है, ठीक है। उसके नीचे क्या है, हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है, सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है, ठीक है। और उसके बाद कॉमर्शियल कोर्ट्स हो गए, फैमिली कोर्ट्स हो गए एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124, मतलब आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 तक हम डिटेल में पढ़ेंगे इनके रिगार्डिंग कि ये क्या है, ये किस चीज के काम आते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों इनको एड किया गया था, ठीक है। उसके बाद है तो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल आर्टिकल्स। सो आर्टिकल 124 स्टेब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आर्टिकल 124 का जो क्लोज वन है ना, वो ये बता कि देयर सेल बी ए सुप्रीम कोर्ट, भाई एक सुप्रीम कोर्ट के, भाई ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब कोई भी चीज है अगर सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश कर दिया, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं, सारे सारे आर्टिकल कैसे याद रहेंगे। अब कोई अथॉरिटी है जिसको स्टेब्लिश किया गया, ठीक है ना, उसके लिए ऑफिस स्टेब्लिश किया गया अथॉरिटीज के लिए, तो अब उसमें क्या चाहिए, एक अथॉरिटी ऑफिस है तो उसमें कोई बैठने के लिए भी चाहिए, तो एक एज ए हम सुप्रीम कोर्ट को एक ऑफिस मान लेते हैं, ठीक है।
याद करने के लिए, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में कौन होना चाहिए भाई? कोर्ट है तो इसका मतलब वहां क्या होना चाहिए? जज भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोर्ट है तो जज होंगे, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करेगा? प्रेसिडेंट के बारे में करेगा, जो हमने लिख रखा है। और रिटायरमेंट की एज कितनी होती है? रिटायरमेंट की एज सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 ईयर होती है। मतलब आफ्टर द 65 ईयर, यानी कि कंप्लीशन ऑफ 65 ईयर रिटायरमेंट हो जाते हैं कौन? सुप्रीम कोर्ट की जजेस। उसके बाद है एज टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट ए कोलिजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, उनके साथ क्या किया जाता है? कंसल्ट किया जाता है, जो कोलिजियम का एक पार्ट है, ठीक है ना। अगर उनमें से 2 एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो द सीजीआई शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन नहीं भेज सकता है। उसके बाद अगर कोई अब कोर्ट है स्टेब्लिश कर दिया, उसमें क्या चाहिए? जजेस चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए। अब कौन से जजेस होंगे जो क्या हो सकते हैं वहां पे क्वालिफाई होंगे उस चीज के लिए? तो हम क्या देखेंगे? क्वालिफिकेशन देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्टेब्लिश है? सुप्रीम कोर्ट इंडिया में स्टेब्लिश है, इसका मतलब मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडियन, ठीक है ना। उसके पास क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 5 ईयर ए जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में क्या होना चाहिए? 5 साल के लिए जज होना चाहिए। और 10 साल फॉर 10 ईयर प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, और 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए किसकी? एज एन एडवोकेट। और इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट्स ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, ठीक है। उसके बाद भाई सबसे पहले कोर्ट बना दिया, अपॉइंटमेंट कर दिया किसके? जजेस का, उनकी क्वालिफिकेशन देख ली, ठीक है ना। उसके बाद अगर वो क्वालिफिकेशन सही नहीं है और उनको रिमूव करना है, तो रिमूव किसके द्वारा किया? रिमूव किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के किया जाता है, ठीक है ना। 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, जिसमें वोटिंग होती है किसकी? दोनों जो बोथ मेंबर्स ऑफ द स्टेट और उसके हाउसेस के होते हैं ना, उनकी, ठीक है ना। और मेजोरिटी की कितनी होनी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी के बाद वो रिमूव किए जाते हैं। कब रिमूव किए जाते हैं? अगर उनकी कौन कौन से ग्राउंड्स में है? प्रेसिडेंट ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर वो मिसबिहेवियर करते हैं और इनकैपेसिटी होती है उनमें, ठीक है ना, तो उस टाइम पे किसको? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो प्रोसीजर है इसका किस तरीके से किया जाता है? 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है ना। वो प्रोसीजर मतलब किस प्रोसेस के थ्रू उनको रिमूव किया जाता है? तो प्रोसीजर डिफाइन कर रखा है 124 क्लोज 5 में, ठीक है। अब मान लो उनको मतलब वो इनकैपेसिटी, मतलब उनमें उसमें कैपेसिटी है, मिसबिहेवियर नहीं कर रहा है वो, ठीक है, एकदम से। तो उसके बाद बोलते हैं ना कि भाई शपथ दिलाओ, ओथ एंड अफर्मेशन, जो कि 124 की क्लोज 6 में बोल रखा है, ठीक है। अब एक पर्सन 65 ईयर हो गए कंप्लीट उसके, मतलब उसको अब पहले कोर्ट बनाया, उसके बाद अपॉइंटमेंट हुआ जजेस का, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर ली, क्वालिफिकेशन के बाद उसका रिमूवल किया, रिमूवल भी हुआ लो, और प्रोसीजर ऑफ रिमूवल किस तरीके से होगा वो सब पढ़ लिया हमने। उसके बाद ओथ एंड अफर्मेशन भी देख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद एक जजेस ने 65 ईयर कंप्लीट कर दिए, तो क्या 65 साल पूरे होने के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जज या एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता है क्या किसी नीचे कोर्ट में? तो क्या है? प्रैक्टिस नॉट इंटाइटल टू प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब कि आफ्टर रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। ये किस में बोल रखा है? 124 क्लॉज 7 में ये डिफाइन किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 124 ए कैपिटल, 124 बी कैपिटल, 124 सी कैपिटल, जो कि एड किए गए थे, एडिड बाय दी 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2024 का है। बट इन केस इन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो कि 2016 का केस है, उसमें 99th जो अमेंडमेंट था उसको क्या किया गया? एंड नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2004 था, उनको क्या किया गया? वॉइड माना गया और रिस्टोरेड किया गया। किस चीज को? कोलिजियम सिस्टम जो पहले से चल रहा था फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द हायर जुडिशरी। हायर जुडिशरी के लिए जो कोलिजियम का जो यूज किया जाता था किस चीज के लिए? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए, ठीक है ना, वो सेम का सेम रखा गया, रिस्टोर किया गया उसको। और 99th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और जुडिशियल अपॉइंटमेंट जो कमीशन एक्ट 2014 था, जिसमें कौन सा था? आर्टिकल 124 कैपिटल ए जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बताता है, और आर्टिकल 124 बी फंक्शंस ऑफ कमीशन, मतलब कौन कौन से फंक्शंस होंगे कमीशन के वो बताता है। और आर्टिकल 124
कैपिटल सी, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, और पार्लियामेंट को पावर देता है किस चीज के लिए कि वो लॉ बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है ना, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, जो कि हम ऑलरेडी भाई 124 के क्लोज 2 में किसका अपॉइंटमेंट दे रखा है, किसके, सुप्रीम कोर्ट का। हाई कोर्ट का सेम किस में दे रखा है, 217 में। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कंपैरिजन के साथ पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा, मतलब याद रहता हो। तो हम देखते हैं कि भाई किसके थ्रू, किस किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है इनका, ठीक है। तो पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124 एंड 217 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट with the consult of Chief Justice of India and other judges of the Supreme Court and High Court, he thinks fit, तो जैसा उनको लगता है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग हम 3 केस पढ़ेंगे। ये 3 केस पढ़ने के बाद हमारे को ये क्लियर हो जाएगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट करता है जजेस की, किसके बाद, उनके कंसल्टेशन के बाद। तो ऐसे मतलब जो हम हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हमारे को क्या देखने को मिलता है कि भाई क्या प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद ये कोलेजियम जो सिस्टम वो ठीक ढंग से काम कर रहा था, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला केस माना जाता है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को दूसरे नाम से जाना जाता है, तो इसको इसको दूसरे नाम से फर्स्ट जजेस ट्रांसफर केस भी बोलते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट्स इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होगा कि उसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन को रखा या नहीं रखा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के के ओपिनियन को फॉलो करना किसके, प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग नहीं है। ये कौन से केस में बोला था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के। तो सुप्रीम सेकंड केस है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 1993 का केस है। इस केस में ओवर रूल किया गया था, किसको ओवर रूल किया गया था, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 1982 का केस है उसको ओवर रूल किया गया। और ओवर रूल करके ये बोला गया कि ओपिनियन ऑफ सीजेआई इज बाइंडिंग एंड फाइनल इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, but the CJI must forms his opinion with other senior most judges of the Supreme Court। यानी कहने का मतलब कि एसपी गुप्ता में ये बोला कि भाई अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए क्या बोल अपना ओपिनियन दिया, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बोला कि भाई बाइंडिंग होगा, ठीक है ना, फाइनल इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बट जो ओपिनियन दिया जा रहा है, जो ओपिनियन फॉर्म किया जा रहा है, वो अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड केस है इन रे जजेस अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रांसफर केसेस 1999, ठीक है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोलता, तो सुप्रीम कोर्ट हियर द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड that the sole opinion of chief justice of India is not binding on the president। मतलब एक सोलो ओपिनियन देता है कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बाइंडिंग नहीं होगा किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। The court held that the consultations process is to be adopted by the